नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जो बहुत जरूरी है पर अक्सर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, और वो हैं संविधान की 12 अनुसूचियां या शेड्यूल्स। अब देखिए, मन में पहला सवाल तो यही आता है कि भाई जब संविधान में सब कुछ बताने के लिए आर्टिकल्स हैं ही, तो फिर इन 12 अलग से सूचियों की, इन शेड्यूल्स की जरूरत ही क्या थी। इसी सवाल का जवाब हमें इस डायग्राम से मिलेगा। समझ लीजिए कि आज की हमारी इस चर्चा के लिए ये हमारा नक्शा है। तो चलिए इसी के साथ एक गाइडेड टूर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सूचियां असल में हमारे देश को कैसे चलाती हैं। तो हमारे टूर का पहला स्टॉप है संघ की नींव। यहाँ हम पहली 4 अनुसूचियों को देखेंगे जो असल में भारतीय संघ के पूरे स्ट्रक्चर की बुनियाद रखती हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुसूची 1 से। ये क्या है? सीधे सीधे कहें तो ये देश का ऑफिशियल रजिस्टर है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, उनकी सीमाएं क्या है, सब कुछ। इसी से हमारे देश का पूरा भौगोलिक और राजनीतिक नक्शा बनता है। अच्छा, अब आते हैं अनुसूची 2 और 3 पर। इन दोनों को एक साथ समझना बेहतर है। अनुसूची 2 ये बताती है कि जो हमारे बड़े सार्वजनिक अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज, उन्हें सैलरी और भत्ते कितने मिलेंगे। और अनुसूची 3 में उन शपथों का जिक्र है जो ये अधिकारी अपना पद संभालने से पहले लेते हैं। तो एक तरह से ये कौन और कैसे का जवाब है कि किसे कितना पैसा मिलेगा और वो काम करने का क्या वादा करेंगे। और इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही अनुसूची तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे। ये एक तरह से गारंटी है कि देश के कानून बनाने में हर राज्य की अपनी एक आवाज हो। चलिए अब टूर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशेष क्षेत्रों के प्रशासन की। यहाँ हम देखेंगे कि संविधान अनुसूची 5 और 6 के जरिए कुछ खास इलाकों की जरूरतों पर कैसे ध्यान देता है। यहाँ संविधान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू हमें दिखता है। देखिए, अनुसूची 5 देश के ज्यादातर हिस्सों में जो भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियां हैं उनके प्रशासन के लिए एक जनरल फ्रेमवर्क देती है। लेकिन वहीं अनुसूची 6 हमारे 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए और भी स्पेशल प्रोविजंस देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जरूरतें और सांस्कृतिक पहचान बिल्कुल अलग है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे पेचीदा अनुसूची पर, अनुसूची 7। ये है भारत में शासन का पावर ग्रिड। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स है क्या? ये बेसिकली एक सिस्टम है जो कानून बनाने की ताकत को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 3 अलग अलग लिस्ट में बांट देता है, एकदम साफ साफ कि कौन क्या कर सकता है। तो ये है वो 3 लिस्ट। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें सेना, मुद्रा, रेलवे जैसे विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। फिर आती है राज्य सूची। इसमें पुलिस, खेती, पब्लिक हेल्थ जैसे विषय हैं, ये पूरी तरह राज्यों के हाथ में हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा और वन जैसे विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात यह है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा यानी आर्मी को स्थानीय कानून व्यवस्था यानी पुलिस से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। देश के लिए रक्षा और रेलवे, राज्य के लिए पुलिस और खेती। ये लाइन संघ और राज्य सूचियों के पीछे का पूरा लॉजिक साफ कर देती है। लेकिन एक सवाल है, भविष्य का क्या? जब संविधान बना तब साइबर लॉ या स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी चीजें तो थी नहीं। तो ऐसे नए विषय जो किसी भी लिस्ट में नहीं है उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय, और इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। यही चीज हमारे संविधान को हमेशा मॉडर्न और रेलेवेंट बनाए रखती है। चलिए अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। बात करते हैं भाषा, कानून और स्थानीय शासन की। इसमें हम बची हुई अनुसूचियों यानी 8 से लेकर 12 तक को समझेंगे। ये अनुसूचियां शासन के 4 बड़े एरिया कवर करती हैं। 8वीं अनुसूची देश की 22 ऑफिशियल भाषाओं को मान्यता देती है। 9वीं और 10वीं अनुसूची कानूनी और राजनीतिक स्थिरता के लिए है। एक तरफ ये भूमि सुधार जैसे कानूनों को कानूनी पचड़ों से बचाती हैं, तो दूसरी तरफ ये दल बदल पर रोक लगाकर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती हैं। और हाँ,
सबसे जरूरी 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्तियां देकर जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करती हैं। तो हमने ये सारी अनुसूचियां तो देख ली, पर सवाल वही है कि ये सब असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मायने क्यों रखता है। आइए अब इसे समझते हैं। तो ये अनुसूचियां सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये बहुत जरूरी जानकारी को एक जगह रखती हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को साफ साफ बांटकर झगड़े रोकती हैं। ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सुनिश्चित करती हैं। और हाँ, ये स्थानीय सरकारों को ताकत देती हैं। मतलब ये लोकतंत्र को चलाने वाले असली औजार हैं। इस चार्ट को देखिए, ये शक्तियों के बंटवारे को दिखाता है। यूनियन लिस्ट में लगभग 100 विषय हैं, जिससे पता चलता है कि केंद्र का कंट्रोल कितना मजबूत है। उसके बाद राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची। यही संतुलन भारत के संघीय ढांचे की जान है। तो एक बार फिर से अपने इस नक्शे पर वापस आते हैं। एक राज्य की सीमा तय करने से लेकर एक गांव को चलाने तक ये 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान की वो छिपी हुई वायरिंग है जो इस पूरे सिस्टम को पावर देती हैं और चलाती हैं। और अंत में एक सोचने वाली बात, आज जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था और समाज बदल रहे हैं, उसे देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि इन सूचियों में से, खासकर 7वीं अनुसूची की शक्तियों वाली लिस्ट में से, किसे सबसे पहले बदलने की जरूरत पड़ेगी। इस पर जरूर सोचिएगा।